ओके, सो अपना आज का टॉपिक है सीएसएस में टूल टिप्स। टूल टिप्स क्या होता है? तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम अपना पॉइंटर किसी आइकन पर लेकर आते हैं तो कुछ मैसेज हमें पॉप होता है वहाँ पर। ठीक है, जैसे लिखा था रीलोड दिस पेज फॉर एग्जांपल। सो क्रिएट टूल टिप्स विद सीएसएस फॉर क्रिएशन। क्रिएट अ टूल टिप दैट अपीयर्स व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर एन एलिमेंट। सो ये हमने कुछ CSS कोड यहाँ पर लिखा है। चलो पहले इसका आउटपुट देखते हैं, फिर समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि हमने लिखा पर होवर ओवर मी, तो क्या होता है, माउस ओवर करने पर हमें एक टूल टिप दिखाई दे रहा है इस तरह से, जैसे कि हमें रीलोड पर दिखाई दे रहा है ना। का पॉइंटर के हिसाब से ये डिस्प्ले होता है। अब यहाँ पर जो ये हमारा टूल टिप बना है, ज़रा प्रेस करेंगे Ctrl+U, और बॉडी में हम लोग अपना स्ट्रक्चर समझते हैं। तो हमने एक डिप बनाया हुआ है जिस पे क्या लिखा हुआ है, क्लास टूल टिप। उस पर हमने एक मैसेज लिखा है होवर ओवर मी, यानी कि वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और जब उसके ऊपर माउस ओवर होगा तब ये वाला जो स्पैन है टूल टिप टेक्स्ट, ये बेसिकली क्या होता है, डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट टूल टिप टेक्स्ट की जो क्लास होगी वो क्या है, हिडन। जैसी माउस जाएगी तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, विजिबल। तो यानी कि माउस ओवर पर तभी वो हमें दिखाई देता है ना। यानी कि टूल टिप जिसने कंटेन किया टूल टिप टेक्स्ट को, तो बाय डिफ़ॉल्ट टूल टिप टेक्स्ट है वो अपना हाइड है, माउस ले जाने पर वो क्या होता है, विजिबल होता है। तो ये तो समझ में आ गया फंडा की बेसिकली हो क्या रहा है ना। अब ये जो हमारा टूल टिप टेक्स्ट है, इसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट रखा हाइड। हमने इसकी विड्थ रखी हुई 120 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिफाइन किया, और पोजीशन हमने इसका एब्सोल्यूट रखा हुआ है। पोजीशन एब्सोल्यूट हम लोग कब डालते हैं, और या रिलेटिव लोग कब यूज़ करते हैं, जिस जगह पर हमने डाला उसी जगह पर वो ऑब्जेक्ट में दिखाई दे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको पोजीशन एब्सोल्यूट किया। लेकिन ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट को पोजीशन एब्सोल्यूट देते हैं तो उसके पेरेंट को रिलेटिव भी दिया जाता है। तो यानी टूल टिप के पास क्या है, रिलेटिव। ठीक है, और हमने इसको इनलाइन ब्लॉक रखा ताकि जितना मैटर है सिर्फ उतने पर ही आपका ब्लॉक हो, क्योंकि डिप फुल विड्थ होता है। तो अगर यहाँ भी जाएगा माउस तो भी आ जाएगा। तो हम चाहते हैं जितना मैटर है सिर्फ उतने पर ही काम करे, उसके बाहर काम ना करे। बाकी टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर है इसके अंदर। तो चलो इसके ज़रा कोड क्या समझते हैं। HTML use a container element like div and the tooltip class to it. When the user mouse over the div it will show the tooltip text. The tooltip text is placed inside an element like span with the class tooltip text. So CSS, the tooltip class use tool position relative which is needed to position the tooltip text, जिसमें हमने डाला है पोजीशन एब्सोल्यूट। The tooltip text class holds the actual tooltip text. It is hidden by default and will be visible on hover. So we have also added some basic style to it, like 120 pixel width, black background color, white text color, center text and 5 pixel top and bottom padding, जो कि आप माउस ओवर करने पर यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है, द CSS border radius property is used to add rounded corner to the tooltip text। जो आप ये एक राउंडनेस देख रहे हैं कॉर्नर पर, ये उसकी हेल्प से हमें डिस्प्ले हो रहा है। एंड दी होवर सेलेक्टर इज यूज टू, एब्रिविएशन होता है किसी टेक्स्ट की फुल फॉर्म रिवील करने के लिए। ठीक है, और टूल टिप जो होता है वो फुल फॉर्म रिवील करने के लिए नहीं, यानी कि अगर आपने कोई आइकन जैसी चीज़ रखी तो उसका मतलब क्या है उस चीज़ को बता दें। हाँ, जैसे फोटोशॉप पड़ गया है ना, तो देखो मूव टूल होता है ना, अब उस पर लिखा ही ना है माउस ले मूव टूल, तो कैसे पता चलेगा कि वो टूल क्या है। हम तो उसको एरो टूल भी समझ सकते हैं ना। चलिए, सो द होवर सेलेक्टर इज यूज टू शो द टूल टिप टेक्स्ट व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर द डिव विद क्लास टूल टिप। पोजिशनिंग टूल टिप की बात की जाए तो इन दिस एग्जाम्पल द टूल टिप इज प्लेस टू द राइट लेफ्ट, से हमने डाला था 105% एंड होवरेबल टेक्स्ट जो है वो अपना क्या है, डिव। ऑल्सो note that top -5 is used to place in the middle of the container element. We use the number 5 because the tooltip has a top and bottom padding of 5. So if you increase its padding, also increase the value of the top to ensure that it stay in the middle if if this is something you want. So the same applies if you want the tooltip to the left. तो हमने यहाँ पर इस बार जाके देखेंगे तो हमने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। देखो थोड़ा सा गैप के बाद आ रहा है ये इधर से, पहले वाले में कुछ चिपक के आ रहा है, देखो इसमें थोड़ा गैप है।
नेक्स्ट लेफ्ट में रखना है तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया इसको, तो ये लेफ्ट में आ गया। तो हो कैसे रहा है, राइट में जाने के लिए लिखते हैं लेफ्ट से 105, लेफ्ट में लाइन लिखते हैं राइट से 105, ठीक है, उल्टा चलेगा। इसी तरह से इफ़ यू वांट the tooltip to appear on the top or on the bottom, see examples below. Note that we use the margin left property with a value of -60 pixels. This is to center the tooltip above or below the hoverable text. So it is set to the half of the tooltip's width, 120 divided by 2 equal to 60. तो टोटल विड्थ हमारी 120, बॉटम से 100%, लेफ्ट से 50%, मार्जिन लेफ्ट से -60 पिक्सल्स। अब बिल्कुल ही मिडिल में आएगा इस तरह से। ऐसे अगर आप नीचे चाहते हैं तो ये नीचे लाने के लिए इस तरह से। बात करते हैं टूल टिप एरो। भाई हम चाहते हैं कि इसमें से एरो भी निकल गया, खाली इस तरह से बॉक्स ना बने, उसमें से एरो भी निकले कि किसको वो बिलोंग कर रहा है। सो टू क्रिएट एन एरो दैट शुड अपीयर फ्रॉम अ स्पेसिफिक साइड ऑफ द टूल टिप, एड एम्प्टी कंटेंट आफ्टर टूल टिप with the pseudo element class after together with the content property, and arrow itself is creating using borders. This will make the tooltip look like a speech bubble. So this example demonstrate how to add an arrow to the bottom of the tooltip. तो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कंटेंट, कहाँ पर लिखा है आफ्टर सूडो का यूज़ करके, पोजीशन एब्सोल्यूट, टॉप से 100%, लेफ्ट से 50, मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट -5, बॉर्डर विड्थ 5, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, बॉर्डर कलर हमने एक तरफ का डिफाइन किया, बाकी तीन तरफ का बॉर्डर हमने क्या करा, ट्रांसपेरेंट कर दिया। इससे क्या होगा, जब आप पॉइंटर लेके जाओगे तो देखो इस तरह का एरो बन के आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक रखा है बॉर्डर, ठीक है, फ्रॉम टॉप, बाकी सब बंद कर दिए। तो पोजीशन द एरो इनसाइड द टूल टिप, टॉप से 100%, विल प्लेस द एरो एट द बॉटम ऑफ द टूल टिप, लेफ्ट 50% विल सेंटर द एरो। नो, the border width property specifies the size of the arrow. If you change this, also change the margin left value to the same. This will keep the arrow centered. The border color is used to transform the content into an arrow. We set the top border to black and the rest to transparent. If all sides were black, you would end up with a black square box. This example demonstrates how to add an arrow to the top of the tooltip. Notice that we set the bottom border color this time. So इस बार हमने बॉटम से दिया, देखो टॉप राइट बॉटम, हमें बॉटम से निकालना है, तो यानी कि अब ये टूल टिप के ऊपर से निकल के आएगा। ऐसे राइट से निकालना है तो लेफ्ट, लेफ्ट से निकालना है तो राइट, ठीक है। ये देखो लेफ्ट के लिए है ना, और ये राइट के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप एरो लगा सकते। बात करते हैं कि भाई टूल टिप एकदम ना आए, थोड़ा इफेक्ट के साथ आए। सो हमने यहाँ पर क्या डाला, एक फेड इन टूल टिप्स एनिमेशन। इफ़ यू वांट टू फेड इन द टूल टिप टेक्स्ट व्हेन इट इज़ अबाउट टू बी विजिबल, यू कैन यूज दिस CSS transition property together with the opacity property and go from being completely invisible to 100% visible in a number of specified seconds, 1 second in our example. So opacity 0 रखा by default, transition opacity 1 second, जैसे माउस जाएगा तो 1 हो जाए। अब क्या होगा, जैसे माउस जाएगा तो ये ऐसा आएगा, ठीक है, इफेक्ट के साथ। पहले क्या था, जर्क के साथ था, एकदम झटके से। तो ये सारे काम हम लोग करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइल इमेजेस की। सो हाउ टू स्टाइल इमेजेस यूजिंग CSS। यूज द बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी टू क्रिएट राउंडेड इमेजेस। राउंडेड इमेज में हमने यहाँ पर इमेज को एक बॉर्डर रेडियस दिया 8 पिक्सल्स, तो ये देखो इमेज के कॉर्नर क्या हो गए, राउंड हो गए। इसी तरह से सर्कल इमेज करना है तो हमने बॉर्डर रेडियस को 50 कर दिया, तो इमेज हमारा सर्कुलर हो गया। लेकिन ये परफेक्ट सर्कल अचीव नहीं करेगा, ये ओवल बनाएगा, क्योंकि परफेक्ट सर्कल अचीव करने के लिए विड्थ और हाइट 1:1 होनी चाहिए, यानी कि जितना विड्थ उतना ही हाइट, स्क्वायर फॉर्म में। नेक्स्ट है थंबनेल। तो यूज़ द बॉर्डर प्रॉपर्टी टू क्रिएट थंबनेल इमेजेस। हमने बॉर्डर डाला है, बॉर्डर के साथ में पैडिंग यूज़ किया, थोड़ा सा लिटिल बिट रेडियस डाला है। अभी क्या होगा, देखो आपका एक थंबनेल आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें, यानी कि बॉर्डर थोड़ा गैप के बाद इस तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास थंबनेल इमेज एज लिंक। तो हमने माउस ओवर पे क्या डाला है कि ये बॉक्स एडो आना चाहिए ऐसे। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव इमेज। Responsive image will automatically adjust to fit the size of the screen.
रिसाइज द ब्राउज़र टू सी द इफेक्ट। सो ये हमारी इमेज है। हम ब्राउज़र को स्केल अप स्केल डाउन करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं आपका इमेज फ्लेक्सिबल है। रोहित, डिग्री के लिए बैच ओवर हो चुका है। ये अब जो हमारे GWDD और UI/UX के कैंडिडेट है उनके लिए मैंने व्हाट्सएप में मेंशन भी किया था स्पेशली मुझे। ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, इमेज को मैक्सिमम विड्थ 100% और हाइट क्या है ऑटो। ठीक है, फिर बात करते हैं इस इमेज को सेंटर में लाने की। तो इमेज क्या होता है, इनलाइन एलिमेंट होता है, तो उसको हमें ब्लॉक बनाने के लिए डिस्प्ले ब्लॉक लिखना होता है। टू सेंटर एन इमेज सेट लेफ्ट एंड राइट मार्जिन टू ऑटो एंड मेक इट इनटू अ ब्लॉक एलिमेंट एंड रिसाइज द ब्राउज़र टू सी द इफेक्ट। सो डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन ऑटो, अब आपको इमेज की होगी सेंटर में दिखाई देगी, अदरवाइज इमेज सेंटर में नहीं आती है। इसी तरह से पलराइड इमेज या कार्ड्स अगर वे बनाने हैं तो हमने एक पलराइड के नाम से कुछ अपना क्लास बनाया जिसकी विड्थ और बैकग्राउंड कलर और बॉक्स शैडो में डाला है, और कंटेनर को हमने यहाँ पर पैडिंग और टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह ऑफर किया। तो यहाँ पर आप देखोगे इस तरह का हमारा कुछ कार्ड वगैरह बन जाएगा, एलिवेटेड कार्ड अगर आपने बनाना है। ये क्यों एलिवेट हो रहा है, क्योंकि बॉक्स शैडो डाला हुआ नीचे। इमेज ट्रांसपेरेंसी, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अल्फा होता है टेक्स्ट के लिए, ओपेसिटी होता है इमेज के लिए। So the opacity property can take a value from 0.0 to 1.2. The lower value, the more transparent, यानी कि जितना आप 0.1, 0.2 करेंगे उतना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना आप हाइयर जाओगे तो 1 पर आके सॉलिड हो जाता है। तो जैसे कि अभी आपका ये इमेज इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है आपको। फिर बात है इमेज के अंदर फिल्टर्स, यानी कि हम अपनी इमेज के ऊपर फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। द CSS फिल्टर प्रॉपर्टी एड्स विजुअल इफेक्ट्स लाइक ब्लर एंड सैचुरेशन टू एन एलिमेंट। एक चीज़ जो आपने नोट करना है, द फिल्टर प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर और एज 12। ठीक है, इसके लिए आपका लेटर वर्जन होना चाहिए एज से। तो हमने लिखा फिल्टर और ग्रे स्केल डाला 100%, तो आपकी इमेज देखो ग्रे स्केल दिखाई देगी इस तरह से। तो ये सारे फिल्टर मैंने इसमें लगा के दिखाए एक ही फाइल के अंदर, आप यहाँ जाके देख सकते हो। ये है ब्लर फिल्टर, ये है ब्राइटनेस, ये है कंट्रास्ट, ये है शैडो, ये है ग्रे स्केल, ये है ह्यू रोटेट, ये इन्वर्ट, ये ओपेसिटी, ये सैचुरेट, ये सीपीएम। तो आप इस तरह के इफ़ेक्ट्स CSS के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं, आपको फोटोशॉप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर आता है इमेज होवर ओवरले। ठीक है, तो जैसे कि फेड इन टेक्स्ट, यानी कि जैसे माउस इसके ऊपर आएगा तो इमेज गायब होकर इसी यहाँ पर टेक्स्ट और कलर आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका फेड इन बॉक्स, यानी कि हम चाहते हैं इमेज भी दिखाई दे प्लस ऊपर एक बटन भी आ जाए। ये आपका स्लाइड इन टॉप, ऐसे माउस जाएगा तो मैटर ऊपर से आएगा। ये है स्लाइड इन बॉटम। ठीक है, ये आपका स्लाइड इन लेफ्ट और ये आपका राइट। ठीक है, तो इमेज के ऊपर इस तरह के इफेक्ट भी हम लगा सकते हैं। बात करें फ्लिप करने का इमेज को, सो माउस ओवर अपने लिखा है स्केल एक्स में -1, तो माउस ओवर जाते ही बेसिकली क्या होगा, ये फ्लिप होगा। नेक्स्ट है रेस्पॉन्सिव इमेज गैलरी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, एक रेस्पॉन्सिव के नाम से कंटेनर बनाया जिसकी पैडिंग है टॉप बॉटम से 0, लेफ्ट राइट से 6, फ्लॉट लेफ्ट है, विड्थ हमने 24.9999 यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। टैबलेट मोड में आएंगे तो विड्थ 50 होगी, मोबाइल मोड में आएंगे तो विड्थ 100% होगी। और जब आप इसको यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग विड्थ के ऊपर ये अलग अलग तरीके से वर्क कर रहा है। जैसे ये टैबलेट की विड्थ है और ये डेस्कटॉप की विड्थ है और ये मोबाइल की विड्थ है। ठीक है, तो हिसाब से अपना आप चेंज होता रहेगा। तो इसके लिए क्या कोड लिखा हमने भाई, डेस्कटॉप में 25%, टैबलेट में 50%, मोबाइल में 100%। इसी तरह से इमेज मॉडल की अगर बात की जाए तो जैसे होता है ना कि कई बार आप जैसे कोई वेबसाइट चलाते हो, लेट्स से फ्लिपकार्ट, अभी क्या होगा थोड़ी देर में यहाँ पर एक मॉडल आ जाएगा। जैसे मैं किसी पेज को विजिट करूँगा और वापस से फ्लिपकार्ट पर आता हूँ, ये देखो आ गया। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इमेज मॉडल एडवांस। सो इन दिस is an example to demonstrate how CSS and JavaScript can work together. First, use CSS to create a model window dialog box and hide it by default.
Then use a JavaScript to show the model window and to display the image inside the model when user clicks on an image. तो ये JavaScript कोड है, बट ये काम कैसे करता है, जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे और क्लिक करेंगे तो एक मॉडल खुलता है इस तरह से, ठीक है, और हम इसको यहाँ से बंद करते हैं तो ये बंद हो जाता है. तो इसको बनाने के लिए लगी है जावास्क्रिप्ट और डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया हमने CSS. तो कोड चला के देखिएगा, हर एक लाइन का मतलब यहाँ लिखा हुआ है कमेंट के अंदर कि जैसे डिस्प्ले नन क्या करेगा, हाइट रखेगा बाय डिफ़ॉल्ट, पोजीशन फिक्स क्या करेगा, प्लेस पर उसको स्टे कराएगा, Z इंडेक्स क्या करेगा, टॉप में लेकर आएगा, विड्थ 100% फुल विड्थ बनाएगा, विड्थ हाइट 100% फुल हाइट के लिए, ओवरफ्लो ऑटो स्क्रॉल इफ़ नीडेड, और यहाँ से बैकग्राउंड कलर क्या है 0 यानी कि फॉल बैक कलर. बैकग्राउंड कलर दूसरे में RGBA डाला है, ब्लैक एंड वाइट ओपेसिटी, यानी कि अगर ब्राउज़र पुराना है तो RGBA काम नहीं करेगा तो फिर सॉलिड वाला काम करेगा उस कंडीशन में. तो हर एक चीज़ का कोड यहाँ लिखा है किससे क्या हो रहा है, ठीक है. नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्शन, यानी कि हम लोग इमेज का रिफ्लेक्शन भी बना सकते हैं. गेट ऑन कर लेना है. So CSS image reflection, the box reflect property is used to create an image reflection. The value of the box reflect property can be below, above, left or right. ब्राउज़र सपोर्ट की बात की जाए, the numbers in the table specify the first browser version that fully supports the property. Numbers followed by WebKit specify the first version that worked with the prefix. So property क्या है, box reflect, जो कि Chrome 4, एज में 79, फायरफॉक्स में वर्क नहीं करता है, सफारी में 4.0 एंड ओपेरा में 15.2. सो हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया कि हेयर वी वांट द रिफ्लेक्शन बिलो द इमेज. तो वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट में क्या लिखा, बिलो, तो यानी कि इमेज का मिरर कॉपी नीचे बनेगा. अगर आप चाहते हो कि राइट साइड पर बने तो इसकी कॉपी राइट पर बन जाएगी. बात करते हैं रिफ्लेक्शन में ऑफ साइड, कि जो कॉपी बना है उसमें गैप होना चाहिए. टू स्पेसिफाई द गैप बिटवीन द इमेज एंड द रिफ्लेक्शन, ऐड द साइज ऑफ द गैप टू द बॉक्स रिफ्लेक्ट प्रॉपर्टी. सो हेयर वी वांट द रिफ्लेक्शन टू द राइट ऑफ द इमेज. सो इमेज क्या है, वेबकिट बॉक्स रिफ्लेक्ट नीचे और 20 पिक्सल का गैप. तो अगर हम लोग पहले वाला एग्जाम्पल ओपन करें और उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल ओपन करते हैं, तो ये देखिए एग्जाम्पल और ये देखिए एग्जाम्पल, गैप दिखाई दे रहा है. इसके बाद हम कहते हैं कि भाई जो रिफ्लेक्शन हमारा बन रहा है उसमें ग्रेडेंट भी होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सॉलिड कॉपी निकल के आ रही है. अभी क्या हो रहा है, सॉलिड कॉपी है, मर्ज होना चाहिए ना बैकग्राउंड में. अगर रिफ्लेक्शन है तो हमने क्या लिखा, वेबकिट बॉक्स में बिलो, गैप बिल्कुल नहीं, 0 पिक्सल. लीनियर ग्रेडेंट में हमने लिखा है बॉटम डायरेक्शन, ब्लैक जो है आपका कलर वो 0 से 40% तक जाएगा. ओके दिखाई दे रहा है. अब ब्लैक की यूज़ कर हमने वाइट क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि जब रिफ्लेक्शन की बात आई है, यानी कि मास्किंग किससे होती है, ब्लैक कलर से, वाइट से रिवील होता है, तो इसलिए ब्लैक कलर का यूज़ किया हमने. तो ऐसे ही बैकग्राउंड गायब हो जाएगा. फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट फिट. द CSS ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी is used to specify how an image or video should be resized to fit its container. So CSS, the object fit property, is used to specify how an image and video should be resized to fit its container. This property tells the content to fill the container in a variety of ways, such as preserve the aspect ratio or stretch up and take up as much space as possible. So हमने यहाँ पर एक इमेज को डायमेंशन दिया 200 बाई 300 समथिंग, तो ये मेरे को जिस तरह से दिखाई दे रहा है, यानी कि इमेज क्या स्ट्रेच हो गई, जबकि ओरिजिनल इमेज जो थी वो कुछ ऐसी थी. आप फिल्ड आवाज देखो मिसाइल जैसी बन गई है ना, विड्थ हाइट हमने उसकी कस्टम डाली थी. तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट फिट में इतनी सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं. सो वी सी दैट द इमेज इज बीइंग स्क्वीज टू फिट द कंटेनर ऑफ 200 बाई 300 पिक्सल्स. इट्स ओरिजिनल एस्पेक्ट रेशियो इज डिस्ट्रॉय. भाई जब ने कस्टम बेड डाली तो ओरिजिनल जो रेशियो था उसका वो तो डिस्ट्रॉय हो गया ना, खराब हो गया. सो हेयर इज वेयर द ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी कम्स इन. द ऑब्जेक्ट फिट प्रॉपर्टी कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज. फर्स्ट इज फिल, दिस इज डिफॉल्ट. द इमेज इज रिसाइज्ड टू फिल द गिवन डायमेंशन. इफ नेसेसरी द इमेज विल बी स्ट्रेच्ड फॉर स्क्वेयर टू फिट. सेकंड क्या, कंटेंट. द इमेज कीप्स इट्स एस्पेक्ट रेशियो बट is resized to fit within the given dimension.
Next is cover. The image keeps its aspect ratio and fills the given dimension, and image will be clipped to fit. None. The image is not resized at all. Last is scaled down. The image is scaled down to the smallest version of none or contain. ठीक है. बात करते हैं ऑब्जेक्ट फिट में कवर की. तो चलिए कवर किस तरह से काम करता है, यानी कि हमारा कंटेंट जो है स्ट्रेच नहीं हुआ, एक्सपेक्ट रेशियो देखो बिल्कुल सेम ही है. ठीक है, बस कंटेंट करने से क्या उस एरिया में वो इमेज जो है पावर क्लिप होगी, जैसे मास्क हो गई. इसी तरह से हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है कंटेन. कंटेन में इमेज स्केल डाउन होकर फिट हो जाएगी उसके अंदर, लेकिन स्ट्रेच या स्क्वीज नहीं होगी. मतलब विड्थ या हाइट दोनों में से कोई भी चीज़ जो पहले पूरी हो जाएगी उस कंटेनर के हिसाब से वो कंसिडर किया जाएगा. फिर क्या आता है फिल. इसमें क्या होगा, इमेज रिसाइज होगी, ठीक है, और ये स्ट्रेच और स्क्वीज भी हो जाएगी. चेक कीजिए. ठीक है, तो ये क्या है फिल, और ये क्या है डिफ़ॉल्ट भी होता है एक तरह से. फिर क्या आता है नन. ठीक है, और लास्ट में आता है स्केल डाउन. स्केल डाउन भी इसको इसी तरह से छोटा करेगा. सो एक तो ये क्या था ऑब्जेक्ट फिट. सो here we have two images and we want them to fill the width of 50% of the browser window and 100% of the height. So in the following example we do not use object fit, so when we resize the browser window the aspect ratio of the image will be destroyed. चलिए तो हमारे पास ये इमेज है. अभी क्या हो रहा है, अगर हम लोग ब्राउज़र को छोटा बड़ा कर रहे हैं तो सब खराब हो रहा है, खींच रहा है ना सब. तो इसका सोल्यूशन क्या है. So in the next example we use object fit cover, so when we resize the browser the aspect ratio of the image is preserved. यानी कि ये है हमारा. ठीक है, इमेज खिंच नहीं रही है, सर स्केल हो रही है, लेकिन अब आप देखो मैं छोटा करूँ या बड़ा करूँ तो इमेज खिंच नहीं रही है. जैसे कि एफिल टावर खिंच के ऐसा नहीं हो गया, वो अपने प्रोपोर्शन को मेंटेन किया हुआ है. ठीक है, छोटा करने में देखो इमेज उसके अंदर हाइड हो रही है, दब नहीं. बट प्रीवियस एग्जाम्पल में जब हम उसको छोटा कर रहे थे तो इमेज भी साथ साथ दब रही थी. तो ये नहीं होना चाहिए. इसी का सॉल्यूशन ऑब्जेक्ट फिट. अब बात करते हैं CSS ऑब्जेक्ट फिट मोर एग्जांपल्स. तो जैसे कि हम एक ही फाइल में एक साथ देखेंगे सबको कि कौन सा क्या काम करता है. ये है फिट, ये है दिस इज़ डिफ़ॉल्ट कंटेन. ठीक है, फिर क्या है कवर, फिर क्या है स्केल डाउन, फिर क्या है ऑब्जेक्ट फिट नन. तो ये हमारे पास अलग अलग ऑप्शन है. तो इमेज को ख़राब होने से अगर आप बचाना चाहते हैं तो आप इस तरह से यहाँ पर या तो कवर कर या फिर स्केल डाउन कर या फिर नन का इस्तेमाल करो. ठीक है, जैसे भी आपको लगता है. नेक्स्ट आता है फिर पोजीशन. अब ये पोजीशन भी ऑब्जेक्ट फिट के साथ ही चलता है. और जैसे हमने जब यहाँ पर इमेज को फिट किया, आपने अगर नोटिस किया तो आईफिल टावर जो है मेरा इधर खिसक गया, कोने पे चला गया ना. मैं चाहता हूँ सेंटर में आए. बेसिकली क्या चाहिए पोजीशन. सो दी CSS object position property is used to specify how an image or video should be positioned within its container. So look at the following image from Paris, which is 400 by 300. Next we use object fit cover to keep the aspect ratio and to fill the given dimension. However, the image will be clipped to fit like this. बट हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर इतना करने के बाद हमारी जो इमेज की पोजीशन है वो डिफरेंट होनी चाहिए. ये देख सकते हो आप. तो ऑब्जेक्ट पोजीशन का इस्तेमाल करेंगे. हम कहते हैं यहाँ तो पूरा आईफिल टावर सामने जाए, फिर पूरी बिल्डिंग के सामने आ जाए. तो देखो यहाँ पर बिल्डिंग कट रही है, हम लोग बिल्डिंग को सामने ले आए. तो क्या किया हमने, यूजिंग द ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी, लेट्स से दैट द पार्ट ऑफ द इमेज दैट इज शोन इज नॉट पोजिशन एज वी वॉन्ट. To position the image, we will use the object position property. Here we will use the object position property to position the image so that the great old building is in center. हमने क्या लिखा, ऑब्जेक्ट पोजीशन लेफ्ट से. ठीक है, ये हो गया टॉप बॉटम, ये हो गया लेफ्ट राइट. तो टॉप बॉटम 80, लेफ्ट राइट से 100, और ये देखिए आपकी बिल्डिंग सेंटर में आ गई. ठीक है, यहाँ पर हम लोग आईफिल टावर को सामने लेकर आए जो कि पहले कोने में दब रहा था. हमने यहाँ पे लिखा हेयर वी विल यूज़ द ऑब्जेक्ट पोजीशन प्रॉपर्टी टू पोजीशन द इमेज सो दैट द फेमस आईफिल टावर इज इन सेंटर. हमने लिखा 15% फ्रॉम
लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, एंड ये लेफ्ट राइट से 100%। इस तरह से ये आपका सेंटर में आ गया। तो ऑब्जेक्ट फिट के साथ ऑब्जेक्ट पोजीशन का भी इस्तेमाल करना होगा। फिर बात करेंगे हम लोग CSS में मास्किंग की। So with CSS masking, you can create a mask layer to place over an element to partially or fully hide portions of the element. The CSS mask image property. The mask layer image can be a PNG image or SVG image or CSS gradient or SVG mask element. यानी कि हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, हम लोग PNG पहले से लेके आ जाए या फिर हम लोग उसको यहाँ पर PNG ला के मास्क करें, ठीक है। तो ब्राउज़र सपोर्ट की बात की जाए तो द नंबर्स इन द टेबल बिलो स्पेसिफाई द फर्स्ट ब्राउज़र वर्जन दैट फुली सपोर्ट्स द प्रॉपर्टी नंबर्स फॉलोड बाय WebKit स्पेसिफाई द फर्स्ट वर्जन दैट वर्क विद द प्रीफिक्स मास्क इमेज। तो क्रोम एज का 120, फायरफॉक्स का 53, सफारी का 15.4 एंड ओपेरा का 15। So use an image as the mask layer. So to use a PNG or an SVG image as the mask layer, use a URL value to pass in the mask layer image. The mask image need to have a transparent or semi-transparent area. Black indicates fully transparent. So here is the mask image, a PNG image we will use. तो हमने यहाँ पर इस इमेज को इसके अंदर मास्क करें। एंड हेयर इज एन इमेज फ्रॉम क्लिक टेरी इन इटली। सो नाउ वी अप्लाई द मास्क इमेज, द PNG इमेज अबव एज द मास्क लेयर फॉर द इमेज फ्रॉम क्लिक टेरी इटली। सो हमने यहाँ पे लिखा WebKit मास्क इमेज का नेम, और नॉर्मल मास्क इमेज लिखा, WebKit में लिखा है इसके लिए अपना के लिए, और मास्क रिपीट में हमने क्या लिखा है, इमेज अगर मास्क वाली इमेज से छोटी है तो रिपीट ना हो। सो द मास्क इमेज प्रॉपर्टी एन इमेज विद अ मास्क लेयर और ओरिजिनल इमेज। तो देखो ये मेरा काम नहीं कर रहा था कि यहाँ पर इमेज है, तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो VS कोड आपका एक सॉफ्टवेयर रहता है कोडिंग के लिए। लोकेशन को आपको यहाँ बताना पड़ेगा, ओपन फोल्डर, इसके बाद यहाँ जाइए दिसंबर 27 मास्क। इसके बाद थोड़े से हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, स्विच टू सेटिंग्स, क्या दिखाई दे रहा है, तो हमारा जो लोगो था ब्रांड अरीना एनिमेशन का वो इसके अंदर सक्सेसफुली मास्क हो चुका है। इसका कहना यह है कि किसी सर्वर से चलना चाहिए, ठीक है। तो हमारा लोकल कंप्यूटर में सर्वर नहीं होता है, तो VS कोड हमने इसलिए लाइव सर्वर डाला तब वो चला। तो डाउनलोड कर लेना, छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, यहाँ पर जाकर सर्च करना है डाउनलोड VS कोड, फर्स्ट लिंक पे क्लिक कीजिएगा, ये वाला पार्ट डाउनलोड।
ठीक है जी। बाकी स्टेप वीडियो से देखना मैंने क्या फॉलो किया। चलिए, तो हमारा मास्क हो गया, आगे बढ़ते हैं। सो क्या किया हमने, वेब किट मास्क में यहाँ पे जाकर हमने अपना लोगो डिफाइन किया, रेपिटेशन में बंद कर दिया। एग्जांपल समझते हैं। द मास्क इमेज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द इमेज टू बी यूज्ड एज अ मास्क लेयर फॉर एन एलिमेंट। द मास्क रिपीट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज इफ और हाउ अ मास्क इमेज विल बी रिपीटेड। The no repeat value indicates that the mask image will not be repeated. The mask image will only be shown once. दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इफ़ वी omit the mask repeat property, the mask image will be repeated all over the image from click directly. तो जैसे कि हमने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है, और आप देख सकते हैं जितना एरिया बचा उसमें रिपीटेशन हो रहा है, बट पहले एग्जाम्पल में रिपीटेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ना होने के पीछे का कारण था मास्क रिपीट नो, और होने का कारण है कि हमने नहीं डिफाइन किया। बात करते हैं ग्रेडियंट, क्या ग्रेडियंट पॉसिबल है या नहीं। सो यूज ग्रेडियंट एज द मास्क लेयर। सो CSS लीनियर एंड रेडियल ग्रेडियंट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज मास्क इमेजेस। लीनियर ग्रेडियंट का एग्जांपल देखते हैं। हेयर वी यूज अ लीनियर ग्रेडियंट एज द मास्क लेयर फॉर आवर इमेज। दिस लीनियर ग्रेडियंट गोज फ्रॉम टॉप फ्लैट टू बॉटम ट्रांसपेरेंट। सो मैं यहाँ पे लिखा मास्क इमेज लीनियर ग्रेडियंट, तो आप यहाँ देख सकते हो। Here we use a linear gradient along with text masking as the mask layer of our image. तो यहाँ देखेंगे आप, नीचे वाला टेक्स्ट क्या है, मास्क हो रखा है। ऊपर जैसे मैटर रहेगा विजुअल होगा, नीचे जितना मैटर रहेगा वो हाइड रहेगा उसमें। रेडियल ग्रेडियंट की बात करें, सो हेयर वी यूज अ रेडियल ग्रेडियंट शेप एज अ सर्कल एज द मास्क लेयर फॉर आवर इमेज। तो देखो सर्कल, ये ओरिजिनल इमेज है। So here we use a radial gradient shape as an ellipse as the mask layer for our image. हमने अलग डिफाइन किया इसका, तो देखो ओवल शेप क्रिएट हो रहा है। बात करते हैं किसी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक को एज अ मास्क यूज करना। दी SVG मास्क एलिमेंट कैन बी यूज इनसाइड एन SVG ग्राफिक टू क्रिएट मास्किंग इफेक्ट। सो हेयर वी यूज द SVG मास्क एलिमेंट टू क्रिएट डिफरेंट मास्क लेयर फॉर आवर इमेज। हमने लिखा है SVG का विड्थ एंड हाइट, मास्क आईडी है SVG मास्क 1, पॉलीगन में हमने राइट ऑफर किया हुआ है, और यहाँ से हम इसको रन करके चेक करेंगे। ये देखिए ट्राइंगल वगैरह हमारा और सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। इसी तरह से NSVG मास्क लिया फॉर्म एज अ स्टार, तो मैंने यहाँ पर स्टार को मास्क किया हुआ इसके अंदर। NSVG मास्क लिया फॉर्म एज अ सर्कल, तो ये देखो सर्कल की फॉर्म में मास्क हो। इस तरह से हम लोग मास्क में अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। बात करते हैं बटन्स। तो लर्न हाउ टू स्टाइल CSS बटन। बटन मीन्स बटन टाइप या फिर इनपुट टाइप बटन, उसकी बात हो रही है। सो बेसिक बटन स्टाइलिंग की बात करें तो हमारा बटन एलिमेंट जो भी है, तो हमने लिखे बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर हमें बाय डिफॉल्ट नहीं रखना है, कलर वाइट है, पैडिंग फ्रॉम टॉप बॉटम 15 एंड लेफ्ट राइट से 32 पिक्सल्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, टेक्स्ट डेकोरेशन डन, यानी कोई अंडरलाइन नहीं चाहिए हमें। डिस्प्ले हम रखेंगे लाइन ब्लॉक एंड फॉन्ट साइज रखेंगे 16। ठीक है, तो हमारा सिंपल बटन बन के तैयार हो गया। अब इसको इंटरेक्टिव बनाना है तो वो आप बना सकते हो। तो जैसे यूज द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ अ बटन, तो हमने यहाँ पर 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बटन बनाया, तो आप यहाँ पर सभी के कलर अलग अलग देख सकते हो। इसी तरह से बटन के साइज़ को अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो लोग टेक्स्ट का साइज़ चेंज करें तो बटन के साइज़ अपने आप चेंज हो जाएंगे। इसी तरह से यूज़ द पैडिंग प्रॉपर्टी टू चेंज द पैडिंग ऑफ अ बटन। नेक्स्ट है राउंडेड बटन। तो राउंडेड के लिए बॉर्डर रेडियस हम लोग डालते हैं, तो इस तरह से आप राउंडेड बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। कलर बटन बनाने बॉर्डर के साथ, तो आप ये कलर बटन भी बना सकते हैं इस तरह से।
जितनी क्लासेस आपकी होती है सबका डेटा लाइव आ जाता है, ठीक है। तो मैं कहाँ तक देखा था, कलर बटन बॉर्डर्स तक। तो ये हमने लास्ट एग्जांपल देखा था। इसके बाद आता है होवरेबल बटन्स। सो बटन को अगर होवरेबल बनाना है तो यूज़ दी होवर सेलेक्टर टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ बटन व्हेन यू मूव द माउस ओवर इट। टिप क्या है, ट्रांजिशन का ड्यूरेशन प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द होवर इफेक्ट। तो हमने यहाँ पर लिखा है ट्रांजिशन 0.4 सेकेंड्स यानी कि 400 मिली सेकेंड में कलर हमारा चेंज होगा। तो जैसे कि ठीक है, हमने सभी एलिमेंट का ओवर अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। शैडो बनाना है बटन में तो बॉक्स शैडो का इस्तेमाल करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे डिफ़ॉल्ट है ये माउस ओवर पर। डिसेबल बटन बनाना चाहते हो तो यूज़ दी ऑपोसिटी प्रॉपर्टी टू ऐड ट्रांसपेरेंसी टू अ बटन क्रिएट्स अ डिसेबल लुक। टिप क्या है, यू कैन ऑल्सो ऐड अ कर्सर प्रॉपर्टी विद अ वैल्यू ऑफ नॉट अलाउड विच इज डिस्प्लेड अ नो पार्किंग साइन व्हेन यू माउस ओवर द बटन। ठीक है, ये एक्टिव बटन है, ये डिसेबल बटन है। क्या लिखा हमने यहाँ पर, कर्सर, फिर क्या बटन विड्थ। बाय डिफॉल्ट द साइज ऑफ द बटन इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेक्स्ट कंटेंट एज वाइड एज इट्स कंटेंट। यूज द विड्थ प्रॉपर्टी टू चेंज द विड्थ ऑफ अ बटन। तो हमने जैसे अपनी कस्टम विड्थ डाली हुई है 250 पिक्सल, 50%, 100%। ठीक है, बटन के ग्रुप भी बना सकते हैं। रिमूव मार्जिन्स एंड ऐड फ्लॉट लैप टू ईच बटन टू क्रिएट अ बटन ग्रुप। तो यहाँ पर देखो बटन के बीच में स्पेस नहीं आएगा, एक साथ सारे बटन मिल जाएंगे। फिर क्या बॉर्डर बटन ग्रुप, तो आपको फिल नहीं डालना है, बॉर्डर डिफाइन करना है। तो ये देखो बॉर्डर के साथ देंगे। फिर है वर्टिकल बटन ग्रुप, तो डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो सारे बटन वर्टिकल बनेंगे इस तरह से। फिर हमारे पास है यहाँ पर बटन ऑन इमेज। किसी इमेज के ऊपर अगर आप बटन रखना चाहते हो तो देखो सेंटर में बटन आ रहा है, पोजीशन रिलेटिव और एब्सोल्यूट, और लेफ्ट टॉप से 50%, राइट और बॉटम से ट्रांसफॉर्म में ट्रांजिशन, और उसके अंदर -50% डाला हुआ है। चेक करोगे अगर यहाँ पर तो देख पाओगे, ये देखो डला ना, ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट, और ये टॉप बटन, टॉप लेफ्ट से। इसी तरह से एनिमेटेड बटन अगर बनाना चाहते हो, ऐड एन एरो ऑन होवर, तो जैसे माउस गया तो होवर आ गया। फिर क्या है, यहाँ से प्रेस वाला अगर आप बटन बनाना है तो ये देखिए, तो इस तरह का बटन भी बना सकते हैं हम लोग, या फिर फेड इन ऑन होवर। ठीक है, और यहाँ रिपल इफेक्ट, जैसे हम कहीं भी क्लिक करें तो एक इफेक्ट निकले उसके अंदर से। तो इस तरह से CSS में बटन्स को अपने हिसाब से स्टाइल कर सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट लगता है तो ऐसा बनाएंगे। बात करते हैं पेजिनेशन की। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे लर्न हाउ टू क्रिएट अ रिस्पॉन्सिव पेजिनेशन यूजिंग CSS। सो सिंपल पेजिनेशन कैसा होता है, पेजिनेशन समझो पहले, जैसे गूगल में कुछ सर्च करते नीचे नंबरिंग आती लिखी हुई 1 2 3 4 5 6, या जैसे फ्लिपकार्ट में कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं नंबरिंग आती लिखी हुई। देखा नहीं देखा कभी, नहीं देखा कभी, अरे चल हाँ। अब देखो जैसे यहाँ पर प्रिंटर्स हैं तो नीचे नंबर आ रहे हैं कि 1 2, ये होती पेजिनेशन। जैसे मैं टी-शर्ट में गया तो यहाँ पर देखो नंबरिंग लिखी आ रही है, इसको बोलते हैं पेजिनेशन। ठीक है, चलिए, तो हमने लिखा पेजिनेशन, एक कंटेनर बनाया जिसका डिस्प्ले क्या, इनलाइन ब्लॉक, यानी सारे आइटम जो एक लाइन में आएंगे ब्लॉक होके। ठीक है, ए टैग को हम लोग इनलाइन ब्लॉक कर रहे हैं इसमें, और यहाँ से हमने टैक्स डेकोरेशन पैडिंग वैडिंग हमने डिफाइन कर दिया। तो ये देखो इस तरह से बन के आ रही है, सिंपल साधारण एकदम। फिर बात करते हैं एक्टिव एंड होवरेबल पेजिनेशन। तो हमने यहाँ पर एक ही एक एक्टिव क्लास बनाई है, और माउस ओवर पर हमने उसका कलर चेंज कराया है। तो ये देखो पता चल गया कौन सा एक्टिव है। इसी तरह से राउंडेड वाले अगर आपने बनाए तो बॉर्डर रेडियस डाल देना, तो बॉर्डर रेडियस राउंड होने से ऐसा दिखाई देगा। इसी तरह से माउस ओवर करने पर कुछ इफेक्ट दिखाना है तो देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट के साथ आएगा, एकदम झटके से नहीं आएगा। बॉर्डर वाला पेजिनेशन बनाना है तो बॉर्डर डाल देना, तो ये देखो बॉर्डर आएगा इस तरह से।
ठीक है। राउंडेड बॉर्डर डालना है तो यहाँ से बॉर्डर रेडियस मिला लेना साथ में, तो ये देखो बॉर्डर रेडियस के साथ हम लोग यहाँ देख रहे हैं। इसी तरह से बीच में स्पेस बनाना है तो मार्जिन डाल देना, टॉप बॉटम 0, लेफ्ट राइट से 4 पिक्सल, तो बीच में ऐसे गैप आ जाएंगे इन सबके। इसी तरह से पेजिनेशन का साइज़ सेट करना है तो फॉन्ट का साइज़ बड़ा होगा तो पेजिनेशन का साइज़ भी अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से हमें सेंटर पे लिखाना है पेज के पेजिनेशन, तो पेजिनेशन कंटेनर का मार्जिन ऑटो कर लेना तो सेंटर में आ जाएगा। और अगर आप ब्रेड क्रम बनाना चाहते हैं तो ब्रेड क्रम क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पर है तो पर देखो हम कहाँ से आए, यहाँ पर होम, क्लोथिंग, देन टॉप वेयर, देन टी शर्ट, देन मैन टी शर्ट। तो इसी तरह से ब्रेड क्रम, इसको बोलते हैं ब्रेड क्रम्स। ठीक है। तो ये देखो जैसे होम के बाद लाइब्रेरी, लाइब्रेरी के अंदर डेटा, एग्जाम्पल के तौर पर इस तरह से। तो ब्रेड क्रम जरूर लगाना चाहिए वेबसाइट में, इससे फ़ायदा क्या होता है, एसईओ में बड़ा हेल्प होता है। हाँ बिल्कुल। तो जिस जगह पर होगा वो मतलब नॉन क्लिकेबल होता है, उसके पेरेंट वाला क्लिकेबल होता है। फिर आपका आता है मल्टीपल कॉलम्स। So CSS multi-column layout, the CSS multi-column layout allow easy definition of multiple columns of text just like in newspaper. So CSS multi-column properties में जैसे column count, column gap, column rule style, rule width, rule span and width, ये सभी हमारे इन ब्राउजर्स में वर्क करते हैं। ठीक है। सो बात करते हैं क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स की, तो आपने डिव में जाकर सिर्फ इतना लिखना है कि कॉलम जो है डिव के अंदर बिना कोई डिव बनाए मेन कंटेनर में 3 बन जाए। द कॉलम काउंट प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड एलिमेंट शुड बी डिवाइडेड इनटू, ठीक है, 3 कॉलम्स। तो ये देखिए टेक्स्ट के 3 कॉलम क्रिएट होने वाले। देखिए मैं आपको अगर कोड में जाकर दिखाऊं तो डिव एक ही है ओनली। मैंने एक क्लास दी इसको न्यूज़पेपर एग्जाम्पल के तौर पर, काउंट कोड में डाला 3, तो हमारे 3 कॉलम बन के तैयार हो गए। फिर हमने बोला कि बीच में एक लाइन भी चाहिए सॉलिड, तो देखो लाइन भी आ गई। ठीक है। क्या लिखा, कॉलम रूल स्टाइल। फिर हम बात करते हैं इसकी थिकनेस की, कि थिकनेस भी चेंज करना चाहते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके कलर की, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका, है ना। तो कलर के लिखा रूल कलर। फिर हम बात करते हैं कि भाई इसका कस्टमाइज़ करने का, कि भाई अलग तरीके का होना चाहिए, 1 पिक्सल सॉलिड। और ये बात करते हैं स्पेसिफाई हाउ मेनी कॉलम्स एंड एलिमेंट शुड स्पैन। मतलब क्या हुआ इस बात का कि भाई अगर मैंने कॉलम बनाया हुआ है तो जो मैं ऊपर टाइटल लिखूँगा तो वो पूरे कॉलम पर आएगा, कितने कॉलम पर आएगा। इसको समझाने के लिए मुझे कुछ दिखाना पड़ेगा आपको। जैसे न्यूज़पेपर है, अब आप यहाँ देखें कि ये जो न्यूज़ है ये 4 कॉलम में लिखी गई है, तो ये पूरी टाइटल देख रहे हैं, चारों कॉलम को कवर कर रहा है। या जैसे ये 2, 3, 4 में है तो ये टाइटल चारों कॉलम को कवर कर रहा है। ठीक है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पर समझेंगे। हमने लिखा कॉलम स्पैन ऑल, तो यानी कि आपका जो टाइटल है वो चारों कॉलम, यानी कि 3 कॉलम, तीनों को कवर कर रहा है। अगर आप लिख देंगे 1 तो 1 पर आएगा, बाकी ये कॉलम जो होंगे दोनों ऊपर चले जाएंगे। फिर ऐसा तो आप नहीं चाहोगे भाई ऊपर नीचे भागते हो, तो इसलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं इस तरह से। यानी कि जब मैं इसको छोटा करूँगा तो बहुत बढ़िया से ऐसा आएगा। समझा रहा है, बड़े पर समझ में नहीं आएगा, छोटे पर समझ में आएगा। ठीक है। फिर क्या स्पेसिफाई दी कॉलम विड्थ, तो आप कॉलम की विड्थ को मैनुअली भी लिख के डाल सकते हो, मैं कितने कॉलम बनाने, तो स्क्रीन पे पार्ट में डिवाइड हो जाएगी 100 पिक्सल्स में। ठीक है। जब तक स्पेस मिलता रहेगा 100 में डिवाइड होता रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो डालने की जगह ये वाला प्रॉपर्टी ज़्यादा बढ़िया है जो हम लोग लिखते हैं कॉलम काउंट। ठीक है। उसका मतलब नहीं नो मैटर मोबाइल है, नो मैटर टैबलेट है, नो मैटर डेस्कटॉप है, क्या है, वो अपने आप उतने कॉलम में ही काम करेगा। तो अच्छी प्रॉपर्टी है, खासकर जब टेक्स्ट के साथ डील किया जाता है तब। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी आती है यूज़र इंटरफेस। ठीक है। CSS यूज़र इंटरफेस में हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है रिसाइज, ठीक है, और एक मिलता है हमें आउटलाइन ऑफसेट। अभी रिसाइज क्या है, तो जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर एक कंटेनर बनाया, तो नीचे देख रहे हो आप, इसको बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, ऐसे, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये टेक्स्ट एरिया से पॉसिबल है, आप अपने किसी भी एलिमेंट को रिसाइजेबल बना सकते हो। तो यहाँ पर समझेंगे ये जो प्रॉपर्टी सभी ब्राउज़र में काम कर रही है, तो यानी बिंदास चलाइए। द रिसाइज प्रॉपर्टी स्पेसिफाई इफ़ एंड हाउ एन एलिमेंट शुड बी रिसाइजेबल बाय द यूज़र। द फॉलोइंग एग्जांपल लेट द यूज़र रिसाइज इन बोथ डायरेक्शन ऑफ डिव एलिमेंट। सो डिव हमारा रिसाइज हॉरिजॉन्टल, ओवरफ्लो ऑटो हमने यहाँ पर इस तरह से डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। देखो ये डिव है, डिव के ऊपर हमने रिसाइजिंग का
ऑन कर लिया। लेकिन हमने प्रॉपर्टी क्या लिखी थी रिसाइज में, हॉरिजॉन्टल। यहाँ तो नहीं चल रहा, यहाँ तो वर्टिकल ही चल रहा है, यानी कि यहाँ पर वर्टिकल का कोड लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप यहाँ देखो सामने, नेक्स्ट हम वर्टिकल चाहते हैं तो वर्टिकल में ये वैसे चलेगा। हाँ तो ऑटो लिख दो आप, ये दिखाओ, ऐसे भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा, ऑटो डिफॉल्ट होता है। In many browser, text area is resizable by default. So here how we have used the resize property to disable the resizability. आप क्या लिख सकते हैं, none। अब कोई नहीं इसको छोटा बड़ा कर सकता, देखो ऊपर वाले को, लेकिन नीचे वाला हो रहा है ना, ऊपर वाले को हमने बंद किया हुआ है। बात करते हैं आउटलाइन ऑफसेट की। दिस आउटलाइन ऑफसेट प्रॉपर्टी ऐड स्पेस बिटवीन एन आउटलाइन एंड द एज और बॉर्डर ऑफ एन एलिमेंट। तो आउटलाइन हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसमें मैंने आपको आउटलाइन ऑफसेट पढ़ाया हुआ है, यानी कि आउटलाइन को अंदर बाहर किया जा सकता है। सो आउटलाइन डिफर्स फ्रॉम बॉर्डर, अनलाइक बॉर्डर द आउटलाइन इज ड्रॉन आउटसाइड द एलिमेंट बॉर्डर and may overlap other content. Also, the outline is not a part of the element's dimension. The element's total width and height is not affected by the width of the outline. So हमने एक डिप बनाया और उसको हमने क्लास दिया एग्जाम्पल 1, एक दूसरा डिप बनाया एग्जाम्पल 2। यहाँ पर मैं लिखा आउटलाइन ऑफसेट 15 पिक्सल, यहाँ पर मैं लिखा 5 पिक्सल। जब आप इसको चलाएंगे तो ये देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाला है बॉर्डर है, जो ब्लू वाला ये आउटलाइन है, ये रेड वाला क्या है, आउटलाइन है। तो यानी कि बॉर्डर से कितनी दूरी पर आप आउटलाइन अपनी क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है। सो इसका अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा, शायद मेरे पास नहीं है, ट्राई करना ज़्यादा मिल जाए। शायद मिल गया। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं वाला पार्ट आप, तो हम उसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं जरा। तो क्या लिखा हमने, बॉर्डर रेडियस। तो जो पहले वाला जो आप ये देख रहे हैं, दिस इज़ अ बॉर्डर, ठीक है, और दिस इज़ अ आउटलाइन। तो इमेज के ऊपर हमने पहले डाला बॉर्डर, ठीक है, फिर हमने उसके बाहर क्या डाला, आउटलाइन डाला। अब अगर ये मैं प्रॉपर्टी ना सिखाऊं तुम्हें, तो तुम क्या करोगे, तुम एक डिप लोगे, फिर उसके अंदर एक छोटा डिप बनाओगे, फिर उसके अंदर इमेज डालोगे, यानी कि आपको मल्टीपल काम करने पड़ेंगे। जबकि यहाँ पर इमेज से ही हमने सीधे सीधे उसको बॉर्डर आउटलाइन देके काम खत्म कर दिया। नहीं तो ये सेम लोग कैसे करते हैं, जिनको आउटलाइन या वो बॉर्डर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, पहले वो डिप बनाएंगे सेम साइज़ का, फिर उसको बॉर्डर रेडियस देंगे, फिर उसके अंदर कलर डालेंगे, फिर उसके अंदर ग्रे कलर का डिप बनाएंगे, मार्जिन ऑटो करेंगे, फिर उसको बॉर्डर रेडियस देंगे, फिर उसका कलर डिफाइन करेंगे, फिर उसके अंदर लाके तीसरी बार में इमेज डालेंगे। जबकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ठीक है, सीधे सीधे हमने अपना काम खत्म कर दिया। एक एग्जाम्पल आपके लिए, तो ये होता है कि लाइन से कितना दूर हमें आउटलाइन को रखना है, बॉर्डर से। बॉर्डर दूर नहीं भेज सकते, आउटलाइन भेज सकते। नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल्स की। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हमारी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएंगी सीएसएस के अंदर, और हम स्टार्ट कर पाएंगे अपना नेक्स्ट क्लास में भी शायद हो जाए, बट होपफुली जो उसके बाद यानी कि वेडनेसडे होगा, तो वेडनेसडे में हमारा डिज़ाइनिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। मंडे तो प्रॉपर्टी चलेगी अभी, ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास ख़त्म हो जाए, हो सकता है ना हो, तो वेडनेसडे थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी जो बचेगी वो होने के बाद में फिर लोग डिज़ाइनिंग पर आ जाएंगे, यानी कि आपका HTML CSS सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं सब मैंने आपको डिलीवर कर दी। अब कल को कभी कुछ बनाना होगा तो आपको याद रहेगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब ये नहीं कि मैं जब लिख रहा हूँ तो आप कहेंगे सर ये क्यों लिखा है, इसमें और क्या क्या होता है, तो तुम्हें सब पता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो आपको डिज़ाइन करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चलिए तो वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं फटाफट। CSS variables, the var function. So CSS variable function is used to insert the value of a CSS variable. So CSS variables have access to the DOM. DOM means document object model, which means that you can create variables with local or global scope. So change the variable with JavaScript and change the variable based on media queries. A good way to use CSS variable is when it comes to the color of your design. Instead of a copy or paste the same color over and over again, you can place them in variables.
सो CSS resize property स्पेसिफाई, ये यहाँ क्यों है, ये तो नहीं होना चाहिए और ये लाइन गलत आ गई है। हम बात करेंगे द ट्रेडिशनल वे। द फॉलोइंग एग्जांपल शोज द ट्रेडिशनल वे ऑफ डिफाइनिंग सम कलर इन अ स्टाइल शीट बाय डिफाइनिंग द कलर टू यूज फॉर ईच स्पेसिफिक एलिमेंट। सो जैसे नॉर्मली क्या होता है, लोग जब वेबसाइट बनाते हैं देखते हैं बैकग्राउंड कलर, हेडिंग में कलर, फिर कंटेनर में कलर, फिर बटन में कलर, ठीक है, इस तरह से। अब क्या होता है कि अगर हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेरिएबल का इस्तेमाल करने से फ़ायदा ये होता है कि आपको कल को मान लो क्लाइंट वाला भी मुझे कलर चेंज करना है, आप एक जगह बदलोगे सब में बदल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे जाओगे तो यहाँ बदलोगे, यहाँ बदलोगे, यहाँ बदलोगे, यहाँ बदलोगे। एक्सटर्नल के साथ भी हम वेरिएबल को मिला दें तो और पावरफुल हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने पूरा कोई डिज़ाइन बना दिया, अब क्लाइंट कहता है भाई कलर बदलो, अब आप कलर बदलोगे तो सारे पेज में तो बदलेगा, लेकिन बार बार जाकर बदलना पड़ रहा है ना, तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो कि एक जगह पर कलर चेंज को सब में चेंज हो जाए। एक्सटर्नल तो वो काम कर ही रहा है, लेकिन एक्सटर्नल को भी और पावरफुल कैसे बनाया जाए, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल फंक्शन का यूज़ करना है। द वेरिएबल फंक्शन इज़ यूज टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ अ CSS वेरिएबल। सो यहाँ पर आपका वेरिएबल का नेम आता है और उसकी वैल्यू आती है। तो जैसे नेम यूज़र डिफाइन है, वैल्यू आपकी प्री डिफाइंस होती है, ठीक है। तो चलिए जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा नेम, नेम इज़ रिक्वायर्ड द वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद 2 डैशेस, यानी कि 2 बार डैश लगा के आपने नेम लिखना है। वैल्यू ऑप्शनल है, द फॉलोबैक वैल्यू यूज्ड इफ द वेरिएबल इज नॉट फाउंड। सो द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद 2 डैशेस एंड इट इज़ केस सेंसिटिव, जैसा लिख दोगे वैसा ही चलाना है। सो हाउ वेरिएबल वर्क्स, तो देखो आपको लिखना है रूट सुडो, और इस तरह से लिखा ब्लू तो ब्लू का कलर डाला, वाइट तो वाइट का कलर डाल दिया। अब यहाँ देखो सब जगह पर कलर की जगह क्या लिखा हमने, ब्लू ब्लू वाइट वाइट ब्लू। अब कल को क्लाइंट कहता है भी कलर बदलो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ जहाँ जहाँ पर ये ब्लू वाइट लगे हुए उनके नंबर को बदल दोगे, यानी कि मुझे सिर्फ 2 जगह चेंज करना है, ठीक है। तो नहीं, वो वैसे रहने दो, अब वो तो नाम है ना, वो तो नाम है। अब ब्लू की जगह रेड हो गया तो तुम फिर अगर ये रेड लिख के फिर जागो बदलना तो टाइम बात तो वही होगी, फिर तो इसका क्या फ़ायदा। आप तो बस ब्लू के अगेंस्ट रेड कलर लिख दो, बस काम खत्म। जहाँ भी ब्लू था वहाँ पर रेड हो जाएगा, जहाँ वाइट था वहाँ पर ब्लैक कर लो। तो जैसे मैं एग्जांपल अगर करके दिखाऊँ, ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, हमने एग्जांपल को कॉपी किया, नोटपैड में आते हैं, चलो हम ब्लू कलर को बदलेंगे, और ये लीजिए एक झटके में सारा कलर चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे हमें यहाँ से वाइट कलर जहाँ भी उसको बदलना है, आसान हो गया ना। अब यही काम अगर ट्रेडिशनली चल रहे हैं हम लोग, तो आप ये कर रहे होते अभी बैठ के ऐसे, यहाँ पर फिर यहाँ पर फिर यहाँ पर, तो यानी कि एक्सटर्नल को भी हमने और फास्ट कर दिया ना, यानी क्लाइंट 10 बार बोले 10 बार चेंज करो। अब तुम ऐसे कर लोगे ना, सर एक बार बता दो क्या कलर रखना, बार बार मत चेंज करो, बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई, वो तो पैसा पे कर रहा है ना, वो तुम्हारे स्टेटमेंट से नाराज़ हो जाएगा। हाँ, तो हमारी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, क्लाइंट को तो चेंज करवाएगा ही आपसे, उसका कुछ नहीं कर सकते आप, आपको सही प्रैक्टिस रख के काम करना है, समझ गए। अब आपको आई थिंक अच्छे समझ में आ गया वेरिएबल कितना पावरफुल होता है। सो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये जो हमने वेरिएबल लिखा है ब्लू या वाइट, तो वेरिएबल का नेम टोटली यूज़र डिफाइन होता है, प्री डिफाइन नहीं होता है। संता बनता रोहन मोहन सोहन जो रखना चाहते हो रखो, बट बात वही आती घूम फिर के कि मीनिंगफुल रखोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा कि किस लिए डिफाइन कर रहे हो। तो चलो समझते हैं यहाँ पर ज़रा। फर्स्ट ऑफ ऑल CSS वेरिएबल कैन हैव अ ग्लोबल और लोकल स्कोप. Global variable can be accessed or used through the entire document, while local variables can be used only inside the selector where it is declared. To create a variable with global scope, declare to inside the root selector. The root selector matches the document's root element. To create a variable with local scope, declare it inside the selector that is going to use it.
So the following example is equal to the example above, but here we use variable function. First, we declare two global variables, blue and white. Then we use variable function to insert the value of the variables later in the style sheet. So हमने यहाँ पर क्या लिखा, where. अब जैसे बैकग्राउंड कलर पहले डायरेक्ट लिखते थे ना, अब आपको वेरिएबल फंक्शन में वेरिएबल का नेम कॉल करना है इस तरह से. अब यहाँ पर एडवांटेज देखते हैं ऑफ यूजिंग वेरिएबल्स आर. सो मेक द कोड ईजियर टू रीड, मोर अंडरस्टैंडेबल एंड मेक इट मच ईजियर टू चेंज द कलर वैल्यू. नहीं तो अगर ट्रेडिशनल तरीका यूज़ करोगे तो 10 जगह पर बदलना पड़ रहा है. जब प्रॉपर वेबसाइट बनाओगे तो अब जैसे कोई पूरी वेबसाइट बनाओगे तो उसमें 100 बार कलर इस्तेमाल करो, 100 बार जाके बदलोगे. उससे अच्छा एक ही जगह पर लिख दो, वहाँ पे छेड़ा, सब में चेंज हो गया. So to change the blue and white color to a softer blue and white, you just need to change the two variables value. मैंने यहाँ पर देखो वैल्यू में चेंज करके एक एग्जांपल बनाया. तो ये देखो पहले कलर कुछ और था, अब कलर कुछ और हो गया. ये हमारा पहले था कलर, इसको हमने क्या बना दिया, ये बना दिया. जैसे मैंने आपको रेड और ब्लैक करके दिखाया था ना, ये हुआ वेरिएबल का फ़ायदा में. बात करें ब्राउज़र सपोर्ट, तो ये सभी में चलता है, तो बिंदास चलाओ, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में बाकी के फीचर्स हम लोग डिस्कस करेंगे.